जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, यानी अध्यक्षों की नियुक्ति कर ली है और चेयरपर्सन की मेंबर्स की नियुक्ति कर ली है। अब पेंशनर्स और कर्मचारी कह रहे हैं कि सर अब पे कमीशन बैठेगा और 8 सीपीसी पर काम करेगा, पेंशन पर, फिटमेंट फैक्टर पे, सैलरी पे, अलाउंसेस पे। कर्मचारी पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर अब पे कमीशन कितना फिटमेंट फैक्टर डिसाइड कर सकता है 8 सीपीसी का, यानी कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो दोस्तों इसकी एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा कि पे कमीशन कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दे सकता है। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों जैसा आपको पता है, डिमांड करी गई थी भारत सरकार से कि जब भी पे कमीशन बैठे तो उसमें ओआरजेसीओस का कोई एक सदस्य शामिल हो, ताकि 7 सीपीसी की जो विसंगतियां थी वो विसंगतियां 8 सीपीसी में ना हो पाए पे और पेंशन में। तो दोस्तों क्या पे कमीशन में 8 सीपीसी के पे कमीशन में कोई ओआरजेसीओस का प्रतिनिधि होगा या नहीं होगा, इसकी भी जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और दोस्तों ये जानकारी है जेसीएम के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में। जैसा आपको पता है, सबसे पहले जेसीएम ने, शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को दिए थे, जिसमें बहुत सारी मांगे थी कि 8 सीपीसी में ये चीजें होनी चाहिए पेंशनर्स और कर्मचारियों से संबंधित। तो दोस्तों जब 8 सीपीसी का पे कमीशन बैठेगा, जब 8 सीपीसी पर काम करेगा, तो दोस्तों पे कमीशन जेसीएम के टर्म ऑफ रेफरेंस उसमें शामिल करेगा या नहीं करेगा, इसकी भी जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, और यह जानकारी है अंतरिम रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों जब भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए, तो दोस्तों उसमें एक लाइन लिखी है कि 18 महीने से पहले भी पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है भारत सरकार को, यानी कि एक अंतरिम रिपोर्ट, प्री रिपोर्ट सौंप सकता है 8 सीपीसी की पे कमीशन भारत सरकार को। तो दोस्तों अब इसका मतलब क्या है अंतरिम रिपोर्ट, इसकी भी जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। कुछ पेंशनर्स और कर्मचारियों को कहना है कि भारत सरकार 8 सीपीसी देगी जब आगे यूपी इलेक्शन आएंगे, जब आगे यूपी के इलेक्शन होंगे तब भारत सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी। तो दोस्तों क्या ऐसे ही होगा? आपके अपने विचार क्या है, आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन काफी पेंशनर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसे ही होगा, इसकी भी जानकारी आगे लेंगे। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पेंशनर्स हैं, पुराने पेंशनर्स और नए पेंशनर्स हैं, जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34.1%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है, सब कुछ। तो दोस्तों फटाफट वीडियो देखने से पहले आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती है, चाहे आप डिफेंस पेंशनर्स हो, सिविलियन पेंशनर्स हो, या फिर आप किसी राज्य के पेंशनर्स हो। A to Z जानकारियां आपको मिलेगी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। तो सारी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, वो भी फ्री में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। जैसा आपको पता है 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस पर मंजूरी दे दी है भारत सरकार ने, अध्यक्षों और मेंबर्स की नियुक्ति कर ली है सरकार ने। अब पेंशनर्स और कर्मचारियों का कहना है कि अब पे कमीशन कितना फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा पेंशनर्स और कर्मचारियों को। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा 7 सीपीसी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, पे कमीशन डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाएगा। जी हां दोस्तों, मैं आपको 7 सीपीसी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं। 7 सीपीसी की जो रिपोर्ट थी वो थी दोस्तों नवंबर 2015 की। इस रिपोर्ट में 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 2.57, वो भी डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से। तो दोस्तों जो फॉर्मूला
7 सीपीसी में डिसाइड करा गया फिटमेंट फैक्टर निकालने का, वही फॉर्मूला 8 सीपीसी का रहेगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी की एक रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा कि 7 सीपीसी में 2.57 कैसे आपको फिटमेंट फैक्टर दिया गया। दोस्तों 1/16 को आपका डीएडीआर था 125%, तो दोस्तों 125 को बेसिक में जोड़ दिया गया और बेसिक थी 100, यानी 125 प्लस 100 ये आ गया 225, फिर इसे डिवाइड कर दिया गया 100 से, तो दोस्तों ये आ गया 2.25, यानी एक वैल्यू आ गई। फिर दोस्तों इस वैल्यू में जोड़ा गया भारत सरकार का परसेंटेज कि भारत सरकार ने 7 सीपीसी में कितनी आपकी पे पेंशन बढ़ाई थी। गवर्नमेंट ने आपकी पे पेंशन बढ़ाई थी 7 सीपीसी में 14.3%। तो दोस्तों इस वैल्यू में 2.25 में भारत सरकार का परसेंटेज जोड़ दिया गया, तो दोस्तों उसकी भी वैल्यू आई 0.32। तो दोस्तों इन दोनों को टोटल किया और फिटमेंट फैक्टर आपका बना दिया 2.57। तो दोस्तों इस आधार पे आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 7 सीपीसी का 2.57। और दोस्तों इस रिपोर्ट में बिल्कुल यही कैलकुलेशन दी गई है जैसा मैंने आपको अभी समझाया। चलते हैं दोस्तों 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर की तरफ। पे कमीशन डीएडीआर के परसेंटेज के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर बनाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 1/1/2026 को जो भी आपका डीएडीआर होगा तो वो डीएडीआर कैलकुलेशन में लिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर निकालते वक्त। जैसे 1/1/2026 से अनुमानित डीएडीआर है 60%। जी हाँ दोस्तों, हमने मान लिया कि 60% डीएडीआर होगा 1/1/2026 से, अभी 58% चल रहा है। पे कमीशन बेसिक प्लस डीए को जोड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। जैसे बेसिक 100 है और डीएडीआर है 60% 1/1/2026 से, तो दोस्तों ये टोटल आएगा 160, फिर 160 को डिवाइड किया जाएगा 100 से, तो दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी 1.60। अब दोस्तों 1.60 में जोड़ा जाएगा भारत सरकार का इंक्रीजमेंट कि भारत सरकार 8 सीपीसी में कितना परसेंट पे पेंशन बढ़ाती है। इसमें भारत सरकार का पेंशन पे सैलरी का बढ़ोतरी का परसेंटेज जोड़ा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सरकार 20% की वृद्धि करती है 8 सीपीसी में, 20% की बढ़ोतरी करती है, तो 1.60 मल्टीप्लाई फिर उसका 20%, तो दोस्तों ये आता है 0.32। तो दोस्तों 1.60 प्लस 0.32, तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर बनता है 1.92। जी हाँ दोस्तों, कागजों के आधार पे जो आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है वो बन रहा है 1.92, यानी फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.00 के बीच रहने के पूरे आसार हैं। जी हाँ दोस्तों, पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड कर सकता है 8 सीपीसी का 1.86 से 2.00 के बीच। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिल पाए 8 सीपीसी का, अगर डीएडीआर 60% होता है 1/1/2026 से। तो दोस्तों ये अनुमानित फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको बताया रिपोर्ट्स के आधार पे आकलन करके कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.00 के बीच रह सकता है। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या है, आपके अपने सुझाव क्या हैं फिटमेंट फैक्टर को लेके, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 8 सीपीसी में काम करने वाले अध्यक्ष या फिर मेंबर्स कोई भी जेसीओ या फिर ओआर नहीं है, बल्कि पूर्व सैनिकों के फेडरेशन ने मांग उठाई थी कि पे कमीशन में काम करने के लिए जेसीओ या फिर ओआर का कोई एक सदस्य होना चाहिए ताकि 8 सीपीसी में कोई विसंगति ना हो पेंशन में जेसीओ ओआर की। जी हाँ दोस्तों एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों ये लेटर है फेडरेशन का। जी हाँ दोस्तों कुछ फेडरेशन थी जो चाहती थी कि जब पे कमीशन बैठे 8 सीपीसी का तो पे कमीशन में ओआर जेसीओ का कोई एक प्रतिनिधि हो, लेकिन दोस्तों जो अभी चेयरपर्सन या फिर मेंबर्स अपॉइंट करे गए हैं 8 सीपीसी के, उसमें कोई ओआर जेसीओ का प्रतिनिधि नहीं है, कोई भी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ये गलत हुआ। ओआर जेसीओ का कोई एक प्रतिनिधि पे कमीशन में बैठना चाहिए जिसको पूरी जानकारी हो पे पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 7 सीपीसी में बहुत सारी विसंगतियां हैं पे और पेंशन पे, तो दोस्तों 8 सीपीसी में वो विसंगतियां कैरी फॉरवर्ड ना हो, तो ये समझाने के लिए ओआर जेसीओ का कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए था पे कमीशन पे। तो दोस्तों ओआर जेसीओ का अभी कोई प्रतिनिधि नहीं है 8 सीपीसी के पे कमीशन में, जो बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है।
हमने शुरू में ही डिमांड करी थी कि जब भी भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करे, जब भी अध्यक्षों की नियुक्ति करे, मेंबर्स की नियुक्ति करे, तो उसमें कोई ओआरजेसीयूज का कोई एक प्रतिनिधि होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार ने ऐसा नहीं किया। देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है, किस तरीके का हमें पे कमीशन मिलता है 8 सीपीसी का। और यह भी देखने वाली बात होगी जो 7 सीपीसी की विसंगतियां थी, क्या वो विसंगतियां 8 सीपीसी में हल हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी आगे। लेकिन फिलहाल अभी कोई ओआरजेसीओस का रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई मेंबर नहीं है पे कमीशन में। जितने भी दोस्तों मेंबर अपॉइंट करे गए हैं वो एक जज हैं या फिर एक सिविलियंस हैं, आईएएस ऑफिसर्स। जी हाँ दोस्तों, वो सिविलियंस अधिकारी हैं, लेकिन कोई ओआरजेसीओस का कोई मेंबर नहीं है। बाकी आपके अपने विचार क्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पे कमीशन 8 सीपीसी पर काम करते वक्त जेसीएम के द्वारा दिए गए टर्म ऑफ रेफरेंस पर भी विचार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है इससे पहले जेसीएम ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को दिए थे। भारत सरकार को अपने टर्म ऑफ रेफरेंस दिए थे कि जब भारत सरकार पे कमीशन बिठाए तो पे कमीशन में 8 सीपीसी के पे कमीशन में जेसीएम के टर्म ऑफ रेफरेंस शामिल करें। अब दोस्तों जेसीएम के कौन कौन से टर्म ऑफ रेफरेंस थे 8 सीपीसी के, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे कि दोस्तों पे लेवल मर्ज करना, पे लेवल मर्ज करना, या फिर फैमिली यूनिट 3 की बजाय 3.6 करना। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा जी ने डिमांड करी थी कि 8 सीपीसी में पे लेवल को मर्ज कर दिया जाए, 1 से 2 को, 2 को 3 से, 3 से 4 को, 4 से 5 को। पे लेवल मर्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली जो नीचे लेवल के कर्मचारी हैं उनको फायदा मिल जाएगा 8 सीपीसी में। फिर दोस्तों एक और डिमांड थी कि जो फैमिली यूनिट है 7 सीपीसी में ली गई थी 3, तो 3 की बजाय 3.6 फैमिली यूनिट ली जाए ताकि जो मिनिमम पे है वो बढ़ पाए। फिर एक और डिमांड करी थी एमएससीपी के रूल में बदलाव करना, सर्विस में रहते हुए 5 प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, एमएससीपी के जो रूल्स हैं उसको चेंज करने की डिमांड करी थी कि जैसे सर्विस में रहते हुए 5 प्रमोशन दिए जाए, प्रमोशन को बढ़ा दिया जाए। फिर दोस्तों डिमांड करी थी कि 7 सीपीसी की जो विसंगति है उसको हटाया जाए 8 सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में पे पेंशन में जो विसंगति हैं वो 8 सीपीसी में ना हो। फिर डिमांड करी थी कि कम्यूटेशन के पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल करना। जो पीरियड है कम्यूटेशन का अभी 15 साल का, तो उस पीरियड को कम कर देना 12 साल का। जैसा आपको पता है यह डिमांड बहुत पहले से ही चलती आ रही है। तो दोस्तों अब अच्छा मौका है पे कमीशन के पास कि इस का जो प्रॉब्लम है कम्यूटेशन का 15 साल का उसे घटाकर 12 साल करे पे कमीशन। फिर दोस्तों डिमांड करी गई थी कि एडिशनल पेंशन की कि 65 वर्ष में 5%, 70 वर्ष में 10% और 75 वर्ष में 15% एडिशनल पेंशन दी जाए। फिर डिमांड करी थी कि एफएमए का पैसा बढ़ाया जाए, 1000 रुपए बहुत ही कम है जो पेंशन में जोड़ा जाता है, तो फिक्स मेडिकल अलाउंस का जो पैसा है उसे 1000 रुपए से बढ़ाकर 3500, 4000 किया जाए। तो ये डिमांड भी करी थी। फिर दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, यह भी डिमांड इसमें शामिल थी। तो दोस्तों ये प्रमुख मांगे शामिल थी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में जो जेसीएम ने रखी थी भारत सरकार के सामने। अब देखने वाली ये बात होगी कि जब पे कमीशन बैठेगा तो जो ये डिमांड्स हैं जेसीएम की वो अपने पास रखता है या नहीं रखता। इसमें से कौन सी जो डिमांड है हमारी 8 सीपीसी में पूरी होती है या नहीं होती, वो देखने वाली बात होगी आगे कि पे कमीशन किस तरीके से काम करता है 8 सीपीसी में, कौन कौन सी चीजें घटाता है, बढ़ाता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। वेतन आयोग 18 महीने से पहले भी एक अंतरिम रिपोर्ट सौंप भी सकता है सरकार को। जी हां दोस्तों, 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में सरकार ने पे कमीशन को जो टाइम दिया है 8 सीपीसी पर काम खत्म करने के लिए वो दिया है टोटल 18 महीने। 18 महीने में पे कमीशन को 8 सीपीसी पर काम खत्म कर लेना है। लेकिन दोस्तों जो भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दी है उसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है, एक पॉइंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? द कमीशन इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट ए प्रीलिमिनरी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, अब इसका मतलब है कि पे कमीशन 18 महीने से पहले अपनी एक अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को सौंप सकता है, खाली दिखाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब जरूरी नहीं है कि 18 महीने में ही पे कमीशन पूरा काम खत्म कर ले। हो सकता है कि 18 महीने से पहले पे कमीशन अपना काम खत्म कर ले, रिपोर्ट बना ले 8 सीपीसी पर, तो दोस्तों वो रिपोर्ट भी भारत सरकार को
सौंपी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि पूरे 18 महीने हो, यानी एक अंतरिम रिपोर्ट, एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंप सकता है पे कमीशन दिखाने के लिए कि हमने ये काम किया, ऐसी रिपोर्ट है। तो दोस्तों ये हो सकता है आगे। चलते हैं दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। लास्ट इंफॉर्मेशन है कर्मचारियों और पेंशनर्स का कहना लगभग मार्च 2027 के बाद ही आएगा 8 सीपीसी। षड्यंत्रकारी नीति के अनुसार तब तक यूपी चुनाव नजदीक होगा, उसमें लाभ देने के लिए सरकार उस समय लागू करेगी। क्या ऐसा होगा? कमेंट करके बताएं। जी हां दोस्तों कुछ पेंशनर्स के कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, पेंशनर्स लिख रहे हैं, कर्मचारी लिख रहे हैं, दिल्ली इलेक्शन में अनाउंस किया गया 8 सीपीसी। जैसा आपको बताया 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी कब मिली थी? जनवरी 2025 में, जब दिल्ली चुनाव चल रहे थे। फिर बिहार इलेक्शन में बोर्ड बनाया, जैसा आपको बताया। फिर बिहार इलेक्शन चल रहे थे अभी, तो उसमें 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस दिए गए। फिर दोस्तों अब यूपी चुनाव 18 मंथ बाद रिपोर्ट आएगी और 2029 में लोकसभा से सैलरी बढ़ेगी। जी हां दोस्तों, यानी कुछ कर्मचारियों का कहना है जो आगे यूपी चुनाव आएंगे उसमें सरकार 8 सीपीसी को लागू करेगी। दोस्तों आपका अपना विचार क्या है? आपके अपने सुझाव क्या है? क्या सरकार यूपी चुनाव का फायदा लेगी 8 सीपीसी को घोषित करके? क्या वो आपसे वोट बटोरेगी? यूपी इलेक्शन के टाइम 8 सीपीसी लागू करेगी? आप जरा नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि दोस्तों जो 18 महीने खत्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं अप्रैल 2027 में। अगर मैं मान के लेके चलूं 2027 के एंड तक या फिर मिड तक या फिर 2028 के शुरू में 8 सीपीसी भारत सरकार लागू कर सकती है पूर्ण रूप से। लेकिन कर्मचारियों का कहना है, पेंशनर्स का कहना है कि जब यूपी का इलेक्शन आएगा तभी सरकार 8 सीपीसी लागू करेगी। तो दोस्तों क्या ऐसा है? जरा कमेंट करके आप जरूर अपने सुझाव रखेगा इस बारे में। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।